विदर्भ में होते जुर्म की दास्तान, बढ़ते अपराधों के पीछे का सच, साइबर क्राइम के जंगल में फंसते लोगों की कहानी, रिश्तों को शर्मसार करती हकीकत। रहिए न बेखबर, देखिए अपराध जगत की हर खबर सिर्फ और सिर्फ यूसीएन क्राइम फाइल। नमस्कार दर्शकों, हम सब जानते हैं कि देश में कितने तरह के अपराध हो रहे हैं। खासकर अगर नागपुर और विदर्भ की बात की जाए तो यहां दिन ब दिन अपराध की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मानो अब अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं। अपराध एक तरह का नहीं होता। कई बार देखा जाता है कि अपराधी अपराध जानबूझकर नहीं करता, बल्कि उसके आगे ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जिस कारण वो अपराध करने पर विवश हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर अपराध करते हैं और ऐसे लोग समाज और देश के लिए खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना ही बेहद जरूरी है। अगर इस सप्ताह नागपुर और विदर्भ में घटित आपराधिक घटनाओं की बात की जाए तो सबसे चर्चित रहा नागपुर में एक तरफा प्रेम में युवक की हत्या, जहां किशोरी के भाई ने ही युवक को मार डाला। जबकि शनिवार सुबह गोंदिया में दिन दहाड़े व्यवसायी की हत्या कर दी गई, तो दूसरी तरफ ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं भी अब चिंता बढ़ा रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे ही इस हफ्ते गठित हुई अपराध जगत की कुछ चुनिंदा खबरों पर हमारी खास पेशकश यूसीएन क्राइम फाइल। नागपुर के कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत महाड़ा कॉलोनी में एक युवक की हत्या कर दी गई। एक तरफा प्रेम प्रकरण और छेड़खानी के मामले में किशोरी के भाई और उसके साथियों ने कमलेश सहारे की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपी अब भी फरार है। नागपुर शहर के कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत महाड़ा कॉलोनी में हत्या के बाद पूरे परिसर में खलबली मच गई। रात के समय हत्या की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी और परिसर में तनाव या किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया था। बताया गया कि मृतक कमलेश बंडू गड्डी गोदाम परिसर में रहता था। उसका महाड़ा कॉलोनी में अपनी बहन के घर आना जाना था। इसी दौरान बहन के पड़ोस में रहने वाली एक किशोरी से उसकी जान पहचान हुई थी, जिसके बाद वो किशोरी से नजदीकी बढ़ाने के लिए उसे उपहार देने का या उससे मिलने का भी प्रयास किया करता था। हालांकि किशोरी ने एक बार उसके खिलाफ छेड़खानी की शिकायत भी पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। तब भी पुलिस ने कमलेश पर कार्रवाई की थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर से कमलेश किशोरी से मिलने का मौका ढूंढने लगा था। बुधवार रात भी कमलेश किशोरी के घर आया था। इसी बात की भनक लगते ही किशोरी का भाई कमलेश को सबक सिखाने के लिए अपने दोस्त को लेकर मोहल्ले में पहुंच चुका था। वहां कमलेश के घर से बाहर निकलते ही उस पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। मृतक आहे कमलेश बंडू सहारे, याच्यावरती दिनांक 17/7/2021 रोजी कपिलनगर पोलीस स्टेशन येथे जे आरोपी आहे गुन्ह्यातील त्यांच्या आईच्या तक्रारीवरून त्यांची बहीण आहे अल्पवयीन, तिची छेडछाड केल्याबद्दल गुन्हा दाखल होता। त्या गुन्ह्यामध्ये त्याला अटक करण्यात आली होती। तो काही दिवस न्यायालयीन कोठडीमध्ये होता। त्याच्यानंतर त्याचा जामीन झाल्यानंतर तो बाहेर आला होता। तो काल दिनांक 18/8/2021 रोजी तो पुन्हा माडा क्वार्टर्स या ठिकाणी त्याच्या बहिणीच्या घरी आला होता। मृतकची बहिणीचं घर आणि आरोपींचं घर एकमेकाच्या समोर आहे। जुना राग बहिणीला त्रास दिल्याचा या रागातून मुलीचे दोन भाऊ आणि त्यांचा एक मित्र या तिघांनी मिळून त्याचा चाकूने मारहाण करून खून केलेला आहे। गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। गुन्ह्यामध्ये सध्या एक आरोपी ताब्यात घेतलेला आहे आम्ही आणि बाकी इतर दोन आरोपींचा शोध घेत आहोत। बताया गया कि आरोपी उज्जवल पर पहले से आम एक्ट के तहत मामला दर्ज है। वहीं मृतक कमलेश भी शादीशुदा है। पुलिस के अनुसार उसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं रहती थी। भंडारा में हुई डकैती के मामले का पर्दाफाश करते हुए नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 आरोपियों को कलमना परिसर से गिरफ्तार किया। भंडारा में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने नागपुर की ओर आने की जानकारी भंडारा पुलिस ने क्राइम ब्रांच नागपुर को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 16,70,000 रुपए के माल को भी बरामद कर चोरी के अन्य 5 मामलों का भी पर्दाफाश किया गया। पकड़े गए आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए भंडारा पुलिस के हवाले कर दिया गया।
भंडारा में सोमवार को फिरियादी विनोद भुजाड़े की दुकान के ठीक सामने से दो बाइक सवार आरोपियों ने सोने चांदी से भरे 2 बैग उड़ा लिए थे। हालांकि यह घटना उस समय हुई थी जब फरियादी रोज की तरह अपनी दुकान खोलने से पहले पड़ोसी व्यापारी से बात करने लगे थे और सोने चांदी से भरे बैग को उन्होंने दुकान के सामने ही रख दिया था। उसी दौरान आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए थे। पुलिस को तब पता चला था कि दोनों आरोपी एक बाइक द्वारा नागपुर शहर की ओर भागे हैं और यही सूचना भंडारा पुलिस ने नागपुर क्राइम ब्रांच को दी थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की, जिसमें आरोपियों का कलमना परिसर में आने की बात का पता चला। उसके बाद पुलिस ने छापा मारकर 5 आरोपी ओम यादव, रघु यादव, वासुदेव यादव, श्रवण यादव और चिरंजीव उर्फ शुभम यादव को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इस गिरोह के अन्य कुछ सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के पास से 16,70,000 रुपए के माल को भी बरामद किया गया और साथ ही पूछताछ में 2 अलग अलग जगहों पर चोरी की अन्य वारदातों को अंजाम देने की बात भी आरोपियों ने कबूल की। भंडारा जिल्ह्यामध्ये एक बॅग लिफ्टिंग झाली होती। त्याचा मेसेज भंडारा पोलिसांच्याकडून आपल्या क्राइम ब्रांचला मिळालेला होता। इंटरस्टेट मोडस असलेली ही टोळी आहे। यामध्ये 2 ओडिसाचे आरोपी आहेत, एक बालाघाटचा आरोपी आहे, उरलेले नागपूर शहरातील आरोपी आहेत। रेखी अगोदर करतात ही भंडारा पोलिसांच्या ताब्यामध्ये सगळे आरोपी सुपूर्द करण्यात आलेले आहे। जवळजवळ 16.5 लाख रुपयाचा मुद्देमाल आहे रिकवर करण्यात आलेला आहे। पुढील तपास भंडारा पोलीस करत आहे। यामध्ये नागपूर शहरातील ही MIDCला एक अशीच बॅग लिफ्ट झाली होती, ती डिटेक्ट झालेली आहे आणि आणखी 5 गुन्हे डिटेक्ट झालेले आहेत। उधर गोंदिया शहर में शनिवार सुबह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी जल्दबाजी में अपनी पिस्तौल वहीं छोड़ भाग निकले। पुलिस अब इस हत्या के आरोपियों की तलाश के लिए सुराग जुटाने में जुट गई है। गोंदिया शहर के सर्कस मैदान के परिसर में रहने वाले अशोक कौशिक ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे। घर से कुछ ही दूरी पर उनका ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी है। शनिवार की सुबह हमेशा की तरह करीब 8 बजे अपने घर से ट्रांसपोर्ट ऑफिस तक जाने के लिए निकले थे। तभी घर से मात्र कुछ ही दूरी पर अज्ञात आरोपियों ने अशोक कौशिक की गोली मारकर हत्या कर दी और पिस्तौल वहीं छोड़ फरार हो गए। इस घटना के बाद वहां भीड़ जुट गई और तुरंत ही पुलिस को इस बात की जानकारी भी दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पिस्तौल भी बरामद की। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश के लिए सुराग तलाश रही है। इस तरह से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने से शहर में अलग अलग चर्चाएं की जा रही हैं। अमरावती जिले के वरुण मोर्शी के विधायक देवेंद्र भुयार को अमरावती जिला व सत्र न्यायालय ने 3 महीने की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि 2013 में तत्कालीन पंचायत समिति सदस्य देवेंद्र भुयार ने वरुण में तहसीलदार को जान से मारने की धमकी देते हुए उन पर बाइक भी फेंका था। इसी मामले में अब सुनवाई के बाद न्यायालय ने विधायक देवेंद्र भुयार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वरुण मोर्शी विधानसभा सीट से स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के विधायक देवेंद्र भुयार को अमरावती जिला व सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए अब सजा सुनाई है। ये मामला 2013 का है, जब देवेंद्र भुयार पंचायत समिति के सदस्य थे। 15 मई 2013 को देवेंद्र भुयार वरुण तहसील कार्यालय गए थे, जहां उन्होंने सरकारी ज्वारी खरीदी केंद्र के मुद्दे पर तत्कालीन तहसीलदार राम लंके से बहस करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और उन पर माइक भी फेंका था। जिसके बाद तहसीलदार ने देवेंद्र भुयार के खिलाफ पुलिस थाने में सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। अब इसी मामले में 8 साल के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। वर्तमान विधायक देवेंद्र भुयार को अब दोषी करार देते हुए 3 महीने की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सगळ्या गोष्टीची पडताळणी करून जाणीवपूर्वक दबाव निर्माण करण्याचं काम 353च्या माध्यमातून कार्यकर्त्याचं खच्चीकरण करण्याचं काम महसूल प्रशासन त्या काळामध्ये केलेलं आहे। त्याच्यामुळं आज सन्माननीय जिल्हा न्यायालयाने जो निर्णय दिलेला आहे तो निर्णय 100% आपल्याला मान्य आहे, कारण त्यांचा आदर आपल्याला करावाच लागेल। लोकशाहीमध्ये ह्या सगळ्या प्रसंग घडतात, पण सामाजिक जीवनामध्ये काम करत असताना असे विविध प्रसंगांना तोंड द्यावं लागते। एखादा कार्यकर्त्याचं खच्चीकरण कसं करायचं ते 353 शस्त्र या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात सरकारने ठेवलेलं आहे। मी सभागृहात सुद्धा मागणी केली की हे शस्त्र आपण त्यांचं काढलं पाहिजे, कारण एखादा साधा कार्यकर्ता निवेदन जरी द्यायला गेला तर लगेच अधिकाऱ्याच्या मनात जर नसलं तर लगेच 353ची धस मारण्याचं काम तो
अधिकारी करायला लागते। अमरावती के फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में कार्यरत पीएसआई अनिल मूले आत्महत्या प्रकरण में अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी ठोस सबूत नहीं लग पाए हैं। हालांकि अनिल मूले आत्महत्या प्रकरण में ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद अभी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। अनिल मूले आत्महत्या प्रकरण में पुलिस जांच पड़ताल ही कर रही थी कि पीएसआई मूले से जुड़ा एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था। इस ऑडियो क्लिप में हिंगोली जिला प्रशासन अधिकारी रामदास पाटिल अनिल मूले से बात कर रहे थे। इस क्लिप में यह भी स्पष्ट हो रहा है कि डीसीपी शशिकांत सातव और डीसीपी विक्रम साली ने अनिल मूले को एक ही गलती के लिए 2 बार सजा देने का उल्लेख किया था। हिंगोली के जिला प्रशासन अधिकारी रामदास पाटिल ने इस मामले में गंभीरता से जांच किए जाने की भी मांग की। हा 9वा आयोग असताना कोण संबंधित अधिकारी असतील त्यांनी यांना नोटीस काय दिली, नोटीसच्या अगोदर कारवाईच्या अगोदर नोटीस दिली का, खुलासा मागितला का, तिथले जे आत्ताचे फैजपुरा काय कोणतं पोलीस स्टेशन आहे तिथले जे मेसराम नावाचे पीआय आहेत त्यांनी अनिलना प्रचंड त्रास दिला होता। अनिलने ही गोष्ट मलाही सांगितलेली होती आणि ते जॉईन करून घेत नव्हते। गेल्यानंतर ते त्याला बराच वेळ मानहानी करायची असं अनिलनं सांगितलेलं होतं आणि आज काही सोशल मीडिया ग्रुपवरती आम्ही पाहतो की अनिलची मृत्यूनंतर बदनामी होती आहे। हे खूपच गंभीर आहे की तो ड्रिंक करत होता, कुठल्या तर महिलेनं तक्रार दिली, हे साफ चुकीचं आहे। जबकि अमरावती के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ और ही कह रहे थे। अमरावती पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने इस मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त भारत गायकवाड़ को दी। सहायक पुलिस आयुक्त गायकवाड़ ने दोनों डीसी पर किए गए आरोप से साफ इनकार कर दिया। त्यांना जी शिक्षा देण्यात आलेली होती त्यापैकी एक शिक्षा होती की त्यांची 1 वर्षाची वेतनवाढ रोखलेली होती आणि ती शिक्षा चालू झालेली होती। दरम्यानच्या काळात त्यांचं एपीआयचं प्रमोशन आलं आणि त्यांची सीआयडीला बदली झाली। प्रमोशन आल्यानंतर त्यांना शिक्षा चालू असल्यामुळे माननीय डीजी साहेबांच्या पत्रानुसार त्यांना आपल्याला प्रमोशनवर सोडता आलेलं नाही। हे त्यातलं महत्त्वाचं कारण, हे खरं कारण आहे। याच्या व्यतिरिक्त प्राथमिक चौकशीमध्ये त्यांच्या विरुद्ध एका महिलेने गंभीर स्वरूपाची तक्रार केलेली आहे आणि ती महिला त्यांना सतत त्रास देत होती असं प्राथमिक स्वरूपात दिसून आलेलं आहे। याबाबतचे उर्वरित जे मुद्दे आहेत त्याबाबत स्वतंत्रपणे चौकशी चालू करण्यात आलेली आहे। अभी ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी बॉयज को गुमराह कर ऑनलाइन मंगवाए गए कीमती सामान की जगह पर डुप्लीकेट सामान वापस कंपनी को भेजने वाले शातिर ठग को नागपुर के अंबाझरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 3 साल से इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था, तो पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 8,26,000 रुपए के माल को भी बरामद किया। नागपुर के अंबाझरी पुलिस की टीम ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया जो कि ई कॉमर्स कंपनियों से मंगवाए गए ऑनलाइन सामानों की जगह पर डुप्लीकेट सामान रखकर उसे वापस कर कंपनी के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। आरोपी पिछले 3 साल से अपने इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। आरोपी ई कॉमर्स कंपनियों से नकली नाम और नकली एड्रेस पर महंगे सामान बुलाता था और इन्हीं सामानों को बुलाते समय आरोपी अपना मोबाइल नंबर भी देता था। जैसे कि ऑनलाइन मंगवाए गए सामान के आने के बाद उसे डिलीवरी बॉय का फोन आता था, तो आरोपी डिलीवरी बॉय को गुमराह कर उसकी जगह नकली सामान डालकर उसे पैक कर दोबारा डिलीवरी बॉय को पैसे नहीं होने की बात कहकर वापस कर देता था। आरोपी के पास से अभी तक करीब 8,26,790 रुपए का माल पुलिस ने बरामद किया है। आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार त्या आरोपीच्या ठिकाणावर छापा मारला तर त्या आरोपीची गाडी ज्याच्यामध्ये बसून तो हे सगळं करत असे तो ते पॅक उघडायचा, बदलायचा आणि तिथल्या तिथं सील, थेलोटेप सगळं त्याच्याकडे सामान होतं ते लावून ते लगेच पॅक करायचं आणि डिलिव्हरी बॉयला परत करायचा। तर हे खूप वेगळ्या प्रकारचं डिटेक्शन आहे। कदाचित हे बऱ्याच कंपन्यांसोबत होत असेल, मात्र आमच्याकडे एवढ्या तक्रारी नाही आहेत। तर आपल्यामार्फत माझी विनंती आहे की अशा जर काही कंप्लेंट असल्या तर प्लीज अप्रोच पोलीस अँड लॉज FIR। याच्यामध्ये आम्ही हेडफोन, काही इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स, आयफोन, आयपॅड्स आणि बाकीच्या वस्तू मिळून जवळजवळ 8.25 लाख रुपयाची प्रॉपर्टी, एक स्विफ्ट डिझायर कार, अशी जवळजवळ 8.25 लाख रुपयाची प्रॉपर्टी जप्त केलेली आहे। आरोपीला अटक केलेला आहे आणि त्याचा PCR 23 तारखेपर्यंत घेतलेला आहे। आरोपी एक संभ्रांत परिवार से है और उसके पिता WCL में अधिकारी भी हैं। आरोपी एक निजी कंपनी में काम करता था, परंतु लॉकडाउन में नौकरी छूट जाने के कारण वो इस गोरख धंधे में शामिल हो गया था। आरोपी पिछले 3 साल से इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था, जिसके चलते उसके अन्य साथियों के शामिल होने की संभावना पुलिस व्यक्त कर रही है।
उधर अमरावती में एक आरोपी ने पुलिस हिरासत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पॉस्को कानून के तहत गिरफ्तार सागर ठाकरे ने शहर के राजापेट पुलिस थाने के लॉकअप में अपनी शर्ट से ही फांसी लगा ली। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। अमरावती जिले के फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली एक किशोरी के घर वालों ने वर्धा जिले के खंबित गांव के सागर ठाकरे के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की थी और आरोपी सागर के पास से किशोरी को मुक्त भी करवाया था, जिसके बाद किशोरी के बयान के आधार पर सागर के खिलाफ दुष्कर्म का भी मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने पॉक्सो कानून के तहत सागर ठाकरे को गिरफ्तार किया था, लेकिन फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में लॉकअप की व्यवस्था नहीं होने पर पुलिस ने आरोपी सागर को राजापेट पुलिस थाने में बंद कर रखा था। यही सागर ने अपने शर्ट से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। गुरुवार सुबह पुलिस कर्मियों ने जब उसे देखा तो तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। देश भर में इन दिनों ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। नागपुर की अजनी पुलिस की टीम ने भी एक ऐसे ही ऑनलाइन गिरोह का पर्दाफाश कर उसके एक महिला सदस्य को हिसार से गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले अजनी पुलिस थाने में बजाज फाइनेंस से लोन ऑफर के नाम पर फरियादी ने 98,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई थी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की थी। अजनी पुलिस थाने के जोगीनगर परिसर में रहने वाले फरियादी देवानंद शेंडे के साथ साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन धोखेबाजी कर करीब 98,000 रुपए का उन्हें चूना लगा दिया था। इसकी शिकायत तब उन्होंने अजनी पुलिस से की थी। दरअसल कुछ दिन पहले देवानंद को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर बजाज फाइनेंस कंपनी से बोलने की बात कर ऑनलाइन लोन ऑफर के बारे में बताया था, जिसके झांसे में आकर फरियादी ने विकास जैन, दीपक चौहान और पूजा संजीव कुमार व ओम प्रकाश सिंह नामक आरोपियों से फोन पर बात भी की थी। फरियादी को अपने जाल में फंसाकर इस धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने ये सारे पैसे अलग अलग प्रोसेसिंग फीस के नाम से हासिल किए थे। पुलिस को पता चला कि ये पैसे हरियाणा हिसार के लाडवा में रहने वाली किसी पूजा सिंह नामक महिला के खाते में ट्रांसफर हुए हैं, जिसके बाद अजनी पुलिस की टीम ने पूजा सिंह को हिसार में जाकर गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उसने अपना अकाउंट और एटीएम आरोपियों को इस्तेमाल के लिए देने की बात स्वीकार की, जिसके चलते उसे इस मामले में भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस अब उसके बाकी के अन्य साथियों की तलाश शुरू कर चुकी है। प्रोसेसिंग फीसाठी पैसे लागतील असं म्हणून एक 98,000 रुपये जवळजवळ प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली त्यांनी आरोपींनी घेतलेले होते। सदर बाबतीत पोलीस स्टेशन अजनी येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता आणि गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान जे काही संशयित होते त्या संशयितांपैकी एक महिला आरोपी आहे की तिला आपण हिसार जिल्ह्यातून हरियाणा या ठिकाणाहून ताब्यात घेतलेलं आहे। सध्या ती पोलीस कस्टडीमध्ये आहे। इतर जे आरोपी आहेत त्या आरोपींचा शोध घेणं सुरू आहे, पुढील तपास सुरू आहे। आपल्या बाबतीत अशी फसवणूक झाली तर तात्काळ नागपूर शहर सायबर सेल किंवा आपापल्या संबंधित पोलीस स्टेशनला आपण जेवढं शक्य होईल तेवढ्या लवकर अप्रोच व्हा आणि अपनी तकरार है ती नोंद करा। इसी तरह नागपुर सीतामढ़ी पुलिस थाना अंतर्गत एक ही दिन में 2 कारों से अज्ञात आरोपियों ने 7 लाख रुपए सहित लैपटॉप और आईफोन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। इस मामले में शामिल अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह के सदस्यों को नागपुर पुलिस ने बुल्ढाना जिले से एक बस से गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी तमिलनाडु के रहने वाले हैं और नागपुर शहर में गाड़ियों के कांच फोड़कर उनमें रखे कीमती सामानों को चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने के बाद दोबारा वापस अपने घर लौटते थे। आरोपियों के पास से चोरी का 4,86,000 रुपए का माल भी बरामद किया गया। नागपुर के सीतामढ़ी पुलिस थाना अंतर्गत शुक्रवार को चोरी के 2 मामले सामने आए थे, जिसमें एक इनोवा कार से ड्राइवर की दिशा भूलकर 7 लाख रुपए सहित कुछ जरूरी दस्तावेजों को अज्ञात आरोपियों ने चुरा लिया था। जबकि इस घटना से ठीक पहले इन आरोपियों ने श्री मोहिनी कॉम्प्लेक्स के पास सड़क किनारे खड़ी एक स्विफ्ट कार से भी करीब 2,30,000 गाड़ी के कांच फोड़कर चुराए थे। शहर में एक के बाद एक गाड़ियों से माल उड़ाने की घटनाओं के बाद नागपुर की साख भी दांव पर लग गई थी और इन आरोपियों को गिरफ्तार कर हवालात पहुंचाने का बड़ा आह्वान भी पुलिस पर था, जिसे पुलिस ने बखूबी निभाया भी। आरोपियों की चोरी की करतूत लोकमत स्क्वायर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी, जिसके बाद रात भर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करने के बाद पुलिस ने आखिरकार आरोपियों की पहचान कर ली। उसी दौरान क्राइम ब्रांच की टीम को पता चला
कि आरोपी शहर में चोरी की इन वारदातों को अंजाम देने के बाद ट्रैवल बस से औरंगाबाद जाने के लिए निकल चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने बुल्ढाना पुलिस को इस बारे में सूचना दी और मेहकर पुलिस थाना अंतर्गत ही ट्रैवल बस से इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में मुत्तू सुख निगम, गुना थाने का चलम, व्यंकटेश सोरेन, तिलक कंथासामी, कीर्ति दुराई, भास्कर शेखई और गोपीनाथ सामी का समावेश है। ये सभी आरोपी त्रिची तमिलनाडु के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4,86,000 रुपए के माल को भी बरामद किया और आगे की जांच शुरू कर दी। एकूण 7 आरोपी याच्यामध्ये निष्पन्न झाले आहेत। हे सर्व आरोपी जिल्हा त्रिची तमिळनाडू राज्याचे राहणारे आहेत आणि अशा दिसून येत आहेत की एक इंटरस्टेट गँग आहेत आणि इंटरस्टेट लेवलवर ते असे चोरीची घटना करत आहेत। या घटनेमध्ये बर्डी पोलीस स्टेशन हद्दीतले 2 गुन्हे तर डिटेक्ट झालेच आहेत। याशिवाय सुद्धा यांच्याकडून 4,88,000च्या कॅश आणि इतर साहित्य, आयपॅड, आयफोन्स, लॅपटॉप्स, मोबाईल्स असं एकूण 7,86,000चा मुद्देमाल मिळाला आहे। इतर गुन्हे त्यांनी कुठे कुठे केले आहेत याचे बाबत आमची तपास आणि शोध सुरू आहे। तो इस हफ्ते की क्राइम फाइल में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। देखते रहिएगा यूसी न्यूज़। नमस्कार।